सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ करेंगे, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तोसी फ़ंड फैसिलिटी के तहत $1 बिलियन फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज और आफात से निपटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 बिलियन मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। गुज़श्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट 1,16,633 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। आज स्टॉक मार्केट में हम अगर बात करें, कारोबार का आगाज़ 1300 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ हुआ, जिसके बाद मार्केट में 1,17,000 और 1,18,000 पॉइंट्स की दो हदें एक साथ बहाल हो गई हैं। से बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब ने। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं ये, इसमें कितनी कामयाबी देख रहे हैं गवर्नमेंट की कि ये जो निगोसिएशंस हैं, अब उसमें कहा जा रहा है कि जी इसमें अब कोई रुकावटें नहीं रही और जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो तय पा गया है। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताइएगा कि आने वाले दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसका जो शिफ्ट आएगा वो पास ऑन होगा आम लोगों तक, जो कहा जा रहा है कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है और अब जब ये मुआहदा तय पा गया तो उसके बाद इसके असरात क्या होंगे? देखिए हमने, आप तो याद होगा कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात तो हुए थे 24 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक। उसके बाद तवक्को की जा रही थी कि इसी माह जो है ना वो हमें इसका क्या कहते हैं अनाउंस हो जाएगा स्टाफ लेवल मुआहदा, लेकिन उस वक्त नहीं अनाउंस किया गया और इतलात ये थी कि शायद ये अप्रैल में जाएगा। तो उस हवाले से आपने देखा स्टॉक मार्केट भी, बाकी हमने देखा कि इंडिकेटर्स भी कमज़ोर हुए थे। लेकिन जिस तरीके से अभी मार्च के महीने में ही जिस तरीके से IMF ने मंजूर कर दिया स्टाफ लेवल मुआहदे का और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास चला जाएगा। अभी देखें जो दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं जो मेरा ख्याल है, एक तो उनकी जो वार्न किया है कि जी स्लिपेजेस हैं, उसके अलावा वो बता रहे हैं कि जी चैलेंजेस आपको बड़ी सीरियस नोयत के जो हैं वो बजट डेफिसिट के हवाले से, रेवेन्यू के, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के, एनर्जी के हवाले से उनको आपको सीरियसली लेना होगा। अब ना अच्छी बात यह है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है, जब IMF के प्रोग्राम में आप चले जाते हैं और इनकी जब मंजूरी हो जाती है तो उसको कहते हैं क्लीन बिल लाइफ टू द इकोनॉमी। तो उसके बाद फिर जो बड़ा फ़ायदा जो आप सवाल पूछ रही हैं कि फिर क्या होता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो आगे आना शुरू हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बायलैटरल क्रेडिटर जो है ना उनको भी तसल्ली होती है कि जी IMF के प्रोग्राम में चले गए हैं तो इनके साथ मामलात को तय किया जाए। अभी देखिए हमारी तो फंडिंग जो है ना कई दफ़ा सऊदी अरब UAE की वजह से, चाइना की वजह से रुक गई थी। उन्होंने कहा जब तक IMF के आप प्रोग्राम में जाएंगे बात नहीं बनेगी, तो वो हुआ तो उसके बाद ये हुआ। और आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बातें की। बाय द वे आमना, जो आज तो हमें हमारी भी उन्होंने तारीफ़ कर दी। उन्होंने कहा कि सैलरी क्लास जो है ना मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने अगर साथ ना दिया होता तो हम अपने अहदाफ अचीव ना करते। सर हमें सलामी नहीं ना, हमें उसमें रिलीफ चाहिए अब आगे। मैं वही कह रहा था कि इसमें पंजाबी में कहते हैं सूखे से मिल माइया, तो उससे बात नहीं बनेगी। अब तो यही है कि अगले माली साल में हमें रिलीफ मिलना चाहिए सैलरी क्लास को। दूसरी बात है अमेरिका, जो आमना अमेरिका के हवाले से है ना वो बड़ी सिग्निफिकेंस है। देखें 8,37,000 अमेरिका के शेयर हैं IMF के अंदर और उनकी बड़ी बात सुनी जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है। अब जो इतलात मिल रही है उससे यही लग रहा है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्ट्रक्शन दे के गई थी उसी कोई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रही है, लिहाजा कोई उनकी तरफ से रुकावट नहीं हुई। नतीजतन हमने देखा कि आसानी के साथ ये हो गया। बल्कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमने $2 बिलियन अलहदा मांगे थे, वो 28 माह का प्रोग्राम $1.3 बिलियन का वो हमें अलहदा मिलेगा। तो इस लिहाज से तो बड़ा अच्छा हो गया। अब देखिए दो चीज़ें जो बड़े वाज़े तौर पे IMF कह रहे हैं, और उनकी IMF की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बहुत जो वार्न किया, उन्होंने कहा कि ये बजट डेफिसिट जो है ना ये ख़तरनाक सतह तक पहुंच रहा है। यानी आप देख लें वो 7.4% था पिछले साल, मौजूदा माली साल में जो ख़त्म होगा 31 जुलाई को अगले साल मार्च को जुलाई को, उसमें वो कह रहे हैं कि ये 7.3% रहेगा। तो अब ये देखें ना जितनी तेज़ी के साथ हमारा ये अपना देख रहे हैं अखराजात हुकूमत अपने कम नहीं कर रही, नतीजतन हमारा बजट का खसारा बढ़ रहा है। फिर वो डेट के बारे में बड़े परेशान है, कह रहे हैं कि आपका डेट जो सस्टेनेबल नहीं रहा, बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। आज भी आप देख लें जिस तरह कहा जा रहा है 70
ट्रिलियन रुपीस का हमारा डेट, पब्लिक डेट हो गया, जो 80% जीडीपी के मुताबिक है। तो उसको कम करने की ज़रूरत है। 2005 का डेट लिमिटेशन एक्ट पे अमल दरामद नहीं हो रहा। नतीजतन हम हर हुकूमत बावजूद दावा करने के ना अपने अखराजात बढ़ाई चली जाती है, नतीजतन मसाइल पैदा होते हैं। एक बात प्राइम मिनिस्टर ने, एक और चीज़ है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये मुआहदा तय पा गया, इसके बाद ऑब्वियसली इकोनॉमी को एक और स्टेबिलिटी मिलेगी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन की शरह कम हुई है, अब फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अप्रैल में इन्फ्लेशन की जो शरह है वो एंटिसिपेशन ये कि वो 3% तक बढ़ेगी स्लाइटली। तो ये इसका मतलब है फिर आने वाले दिनों में महंगाई होगी, फिर उसकी शरह अगर उसकी रफ्तार बढ़ जाती है तो। अब ना देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है आपका, लेकिन इसका सवाल का जवाब तो होना तो यही चाहिए कि भाई आपका दावा यह है कि 2023 में ये 38% थी महंगाई, जो अब 4% हो गई है, तो इसमें भी कमी आ जाएगी। सवाल तो ये है कि जो उठते बैठते लोग सवाल पूछ रहे हैं कि महंगाई की शरह में तो शायद बढ़ने की कमी आई है, लेकिन वर्चुअली महंगाई में कमी कोई नहीं आई। आज भी आप देख लें, बल्कि आप फिक्र उठा के देख लें, रमज़ान में महंगाई और तो और हम ना देखें, चीनी के बारे में इतने दावे इसहाक खान अपना इसहाक डार ने कहा, फिर और लोगों ने भी कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि चीनी 164 पे बिकेगी फ़ी किलो, आज भी 180-182 रुपये बिक रही है। तो हुकूमत को यहाँ अपने रेट इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। एक और बात जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है कि ये IMF के साथ हमारा ये मेक और ब्रेक प्रोग्राम था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ज़राअत पे इनकम टैक्स लगाएं, तो हमारे लगाने नहीं दे रहे, वो लग गया है। तो आमतौर पे यही कहा जा रहा है कि देखें ना, चीज़ें तो ठीक हुई हैं, अब टैक्स टू जीडीपी रेशो ठीक है। आप हमने देखा, अब अगर मामला बेहतर है तो फिर बजट में भी हमें बेहतरी नजर आनी चाहिए और आने वाले दिनों में जो है वो आवाम को वाकई रिलीफ जो है वो मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। एहतशाम साहब, आप साथ रिलीफ हमने देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल ने डिजिटल तजारत को फ़रोग देने, मुलाजमतें पैदा करने और सरमायाकारी के मौक़े खोलने में मदद की है। मईशत की बेहतरी के लिए साल के आगाज़ में ही हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का ऐलान किया था और इसमें एक अहम हिस्सा IT सेक्टर का भी था। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत पाकिस्तान की IT बरामदात में नुमाया इजाफा तो ज़रूर हुआ, लेकिन IT में पाकिस्तान को महारत की कमी को दूर करने, कंपटीशन को बढ़ाने और आलमी मार्केट की सलाहियत को खोलने के लिए स्ट्रेटेजिक इस्लाहात की ज़रूरत है। डिजिटल मईशत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन बिल्कुल क्लियर है। IT के शोबे में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मजबूत पॉलिसी इस्लाहात और बरात ज़रूरी हैं। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री इस साल तकरीबन $3.6 बिलियन की बरामदात हासिल करने के लिए तैयार है। ये कामयाबी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की वजारत यानी SIFC की वजारत IT एंड टेलीकॉम, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और दीगर स्टेक होल्डर्स की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन ने तरक्की को तेज़ करने और पाकिस्तान को आलमी पोजीशन देने के लिए पॉलिसी इस्लाहात पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म से IT सेक्टर के लिए खुसूसी पैकेज देने का मुतालबा किया है। पाशा के साबिक चेयरपर्सन मोहम्मद जुहेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि हुकूमत आइंदा बजट में IT इंडस्ट्री के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। सही पॉलिसीज़ और ताउन से मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का IT सेक्टर आसानी से $5 बिलियन की बरामदात से तजावुज़ कर सकता है। इसी हवाले से हम बात करते हैं तशामुल हक साहब के साथ, हमें सजाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पाशा ने। थैंक यू सो मच सजाद साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं। जैसे कि मैंने मेंशन भी किया कि पोटेंशियल इतनी है इस इकोनॉमिक पावर हाउस IT सेक्टर में जो कि अनडिनाइबल है, यानी अगर हम इस पर तवज्जो दें, राइट पॉलिसीज़ हों, तो $5 बिलियन की जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं उनको एक्सीड किया जा सकता है। एम आई राइट? और साथ ही साथ आपके अभी बजट को लेकर क्या मुतालबात हैं, क्या एंटिसिपेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हुकूमत से? थैंक यू वेरी मच जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। यू आर एब्सोल्युटली राइट जी, हमारे इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है और अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 28% हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है और हम यही प्रोजेक्ट आगे भी कर रहे हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट से जी 3-4 एरियाज़ में इंटरवेंशन की ज़रूरत है। पहला हमारा मार्केट एक्सेस का है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। वेरियस मंडियों में हमारी एक्सेस जा रही है, हम एग्जीबिशन में जाते हैं। दूसरा हमारा एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के बारे में है कि जहाँ पे जैसे जो भी हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वायर्स आती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन आती है, टेलीकॉम का सेक्टर है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, फाइबराइजेशन की जाए, मज़ीद केबल्स आएँ, स्टारलिंक और इस किस्म के मज़ीद चीज़ें आएँ और इंटरनेट को ज़्यादा एफिशिएंट और सिक्योर बनाया जाए। तीसरी हमारी एक इंटरवेंशन अराउंड स्किल्स है कि गवर्नमेंट बजट के अंदर स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करे ताकि हमारे
यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हों, हमारे डेटा सेंटर्स बेहतर हों, ताकि लोगों के हमारे स्किल्स बेहतर हों, ताकि हमें कॉम्पिटेंट लेबर फोर्स मिल सके जो ग्लोबली कंपेटिटिव। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट इज अराउंड बजटिंग। हमारी 3-4 गवर्नमेंट से बहुत हमने पूरा एक बजट का डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन है, पर 3-4 जो मेजर है मैं यहाँ पे जिक्र करना पसंद करूँगा। एक हमारी जी सबसे मेजर रिकमेंडेशन ये है कि हमारी कंपनीज के लिए कैपिटल रेमिटेंस कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द कंट्री आसान हो, ताकि कैपिटल रिपैट्रिएशन हमारे लिए हो, ताकि जितना हम पैसा आराम से मुल्क में ला भी सकें और ले जा भी सकें। जिससे हमारी रिकमेंडेशन ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तरह का कोई हमें सेटअप दिया जाए ताकि हम कैपिटल मुल्क में ला भी सकें और ले जा भी सकें। दूसरे हमारा एक जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि जो भी हमारी टैक्स की आजकल की हमें फैसिलिटीज दी हुई हैं गवर्नमेंट ने और हर साल देती है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड की जाए, एक ही दफ़ा अनाउंस किया जाए, ताकि कंपनीज को ये एक्सपेक्टेशन हो और मालूम हो कि टैक्स रिजीम अगले 10 साल तक कंसिस्टेंट रहेगी, ताकि हम हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और हम ये भी देख रहे हैं जो भी टैक्स की आप बात कर रहे थे, इसमें ये बैरियर भी मैं देख रही थी कि पाया जाता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जी, फ्रीलांसिंग का भी एक एलिमेंट है। सो देयर आर 2 एलिमेंट्स अराउंड टैक्स। जो हम एक एलिमेंट है हमारा जहाँ पे हम रिमोट वर्कर और फ्रीलांसिंग की हम कह रहे हैं डेफिनेशन को एक ही करें, क्योंकि इस वक्त हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर 35% टैक्स है और जो फ्रीलांसर्स या रिमोट हैं उन पर बिल्कुल टैक्स नहीं है। सो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो रिमोट वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ जो लोग जो दूसरी कंपनीज के पाकिस्तान में कर रहे हैं, इन दोनों में टैक्स में पैरिटी लाई जाए। बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं पहले जिक्र कर रहा था वो ये कि हम लोगों के जो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स है वो हर साल हमें एक गवर्नमेंट की तरफ से FTR रिजीम में एक छूट मिलती है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अगले 10 साल के लिए अनाउंस कर दें, उसी को हमें पिछले काफ़ी अरसे से मिल रही है, बट पॉलिसी का हमें कंसिस्टेंसी पता चले कि हमें यकीन हो कि जी यही पॉलिसी अगले 10 साल रहेगी, ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। क्योंकि जब भी कोई बाहर का बड़ा इन्वेस्टर आता है तो उसको कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी के ऊपर बहुत चैलेंज होता है पाकिस्तान में, बिकॉज कई दफ़ा होता है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो 1 साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं होता जी, आपका 3 साल 5 साल 10 साल होता है। सो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एक ही दफ़ा हमें 10 साल की टैक्स ब्रेक दी जाए, जो आज दी हुई है। हम उससे मजीद कुछ नहीं मांग रहे, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमें 10 साल तक उसको एक्सटेंड किया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो शान साहब, आप समझते हैं ये जो अभी चेयरमैन पाशा साहब बात कर रहे हैं, सजाद मुस्तफ़ा साहब, इनके जो मुतालबात हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं, और वैसे भी हम जब ये बात करते हैं कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत आपका मेजर कंट्रीब्यूटर है, ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपका, हम देखते हैं कि IT सेक्टर है, तो इसको बूस्ट करने के लिए, और वैसे भी जब हम देखते हैं कि भारत जो है वो यही फैसिलिटीज़ IT सेक्टर की बहुत महंगी रिलेटिवली ऑफ़र करता है, तो हमारे पास एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको बूस्ट करें ताकि मामला आगे की जाने बढ़े। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम ना मुस्तफ़ा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ हर शोबे में एक ही मसला है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। अभी आप सोलर एनर्जी को देख लेना, बजट में ऐलान किया गया, फ़ायदे क्या किए गए, इस पर टैक्स कम किया गया, और आपने देखा चंद दिन पहले क्या हुआ, वो फिर उन्होंने जिस तरीके से टैक्स लगा दिया इस पर, तो बात यहीं पे आकर रुक जाती है। और ख़ास तौर पे IT सेक्टर तो बड़ा थ्राइविंग सेक्टर है। अभी देखें ना, पिछले 5 वर्षों में हम ना 137% ग्रोथ इसमें आई है, तो इतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। इसमें वाकई गवर्नमेंट की तरफ से तो जो हो रहा है, मेरा ख्याल है ज़्यादा पैटर्नेज जिस तरह SIFC दे रही है उसको ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। और एक बात जो मेरा ख्याल है नहीं की अपना सजाद साहब ने, वो ये कि इंटरनेट के जो मसाइल हैं इस IT को, लेकिन इस सेक्टर में जो आए दिन हम देखते हैं जो ब्रेक डाउन होता है, कभी सियासी हवाले हैं, कुछ और हवाले हैं, यहाँ इसको भी ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन देखें ना, हमें एडवांटेज है, स्किल्ड लेबर फोर्स इतनी तेज़ी के साथ आ रही है, टाइम एडवांटेज हमें देखा जाए तो इस रीजन में रहते वो अपनी जगह पे है। फिर आप देख लें कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारी देखते हैं, उस लिहाज से भी बहुत अच्छी है। तो अब देखना यही है कि अब ये सेक्टर जिस तरीके से नौजवान आ रहे हैं और तेज़ी के साथ वर्क फोर्स बिल्ड हो रही है, तो मेरा ख्याल है इसमें अगर हुकूमत थोड़ी सी दिलचस्पी ले और उनको पता चल रहा है कि $5 बिलियन की बात हो रही है एक्सपोर्ट की, और सबसे ज़्यादा आपने देखा IT की एक्सपोर्ट जिस तरीके से पिछले साल हुई है, तो इसको और बड़ी पोटेंशियल है तो फ़ायदा उठाया जाए, फ़ायदा उठाया जाए और पैटर्नाइज किया जाए। देखें ना, एक मसला तो नहीं, हम ना इसमें कितने फ़ायदे हैं। अभी मैं देख रहा था ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अभी आप देख रहे हैं मोबाइल ऐप्स जो क्रिएशन है वो किस तरह होती है, साइबर सिक्योरिटी है, ई-कॉमर्स है,
तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो मेरा ख्याल है बाकी इंडस्ट्री को भी इसका फ़ायदा होगा, बाकी मिनिस्ट्रीज़ को भी बेताशा फ़ायदा होगा अगर IT सेक्टर की सही मानों में रहनुमाई की जाए, पैटर्नेज दिया जाए उसको, और जो उनकी जेन्युइन जिसको कहते हैं डिमांड है, शिकायत है, उनको पूरा किया जाए, तो मेरा ख्याल है स्काई द लिमिट, इतना पोटेंशियल है, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हिंदुस्तान देखे ना, बिल्कुल सज्जाद साहब, अभी एहतशाम साहब ने भी जिक्र किया जब आप इंटरनेट की बात कर रहे थे कि हमें रिलायबल इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए। वैसे बिल्कुल माजी करीब में भी हमने देखा था बहुत इश्यूज आ रहे थे, अब रिलेटिवली कुछ मामला बेहतर हुए हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के, जो गवर्नमेंट क्लेम भी कर रही है? जी एब्सोल्युटली मामला बेहतर हुए हैं, और हमारी जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि 4 मेन एरियाज में हम गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और सपोर्ट चाह रहे हैं, उसमें दूसरा मेजर एरिया जो मैंने जिक्र किया था दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे केस में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है, और एब्सोल्युटली जी हमें मजीद केबल्स चाहिए, हमें स्टारलिंक टाइप की चीज़ें चाहिए जो आ रही हैं, हमें 5G की हमारी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि जी 5G को जल्द से जल्द रोल आउट किया जाए। हमारी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि फाइबराइजेशन की जाए जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, बिकॉज एज IT इंडस्ट्री ग्रोज इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज, जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट है, ये वाहिद तरीका है जिससे हम बाहर सर्विसेज लेके जाते हैं, जिस पे हम डिलीवरी करते हैं। तो इसकी एग्जांपल और कंपैरिजन ये है कि अगर आप फैक्ट्री लगा दें और आगे सड़क ना हो, तो वो फैक्ट्री जितनी मर्जी अच्छी और एफिशिएंट हो, अगर वो अपने गुड्स ही बाहर नहीं बेच सकती तो कैसे काम करेंगे? सो हमारे लिए तो शारक के, लेकिन इसमें सज्जाद साहब एक चीज़ बताइएगा, जो नए लोग नौजवान जो आना चाहते हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए जो मुश्किलात में एक बड़ी वजह ये बताई जाती है, वो कहते हैं काम शुरू करते हैं, हमें तो सारा पैसा अपने काम से इंटरनेट के जरिए हमें पैसा मिल रहा होता है, तो जब इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता तो हमें टाइम जो है ना वो वक्त पे पैसे नहीं मिलते, तो हमारे मसाइल जो है ना वहीं के वहीं रहते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये भी एक पहलू है जिसको इनकरेज करने की जरूरत है? जी जी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना, स्टार्टअप्स के लिए, इवन हर कंपनी के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए भी, हर कंपनी के लिए इंटरनेट इज द ओनली मीडियम जिसके ऊपर हम गुड्स हैं। तो हमारे लिए तो वो जो मैंने फैक्ट्री की एग्जांपल दी कि आप फैक्ट्री लगा लें, आगे सड़क ही ना हो, तो डिलीवर किस तरह करेगा? तो और इसमें देखें काफ़ी काम हो भी रहा है, और बट मजीद काम की ज़रूरत है। हमारा इंटरनेट सिक्योर होना चाहिए, हमारा लास्टली इस पे मुख्तसरन कमेंट कर दीजिएगा, ये जो स्पेशल पैकेज आप लोगों ने डिमांड किया है आने वाले बजट में, इससे IT मिनिस्ट्रीज पे इस हवाले से बातचीत आपकी हो रही है, उनकी जानिब से क्या सिग्नलिंग की जा रही है? जी अभी तक तो हमारी बड़ी पॉजिटिव उनसे कम्युनिकेशन हो रही है, और इसमें हमने फ्रैंकली कोई अनफेयर चीज़ नहीं मांगी, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जो बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मुल्क को कोई रेवेन्यू का लॉस हो। हम कुछ क्लैरिटी मांग रहे हैं और कुछ कंसिस्टेंसी मांग रहे हैं, और इसमें कोई गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं है, और हम ऐसी पॉलिसीज मांग रहे हैं जिसमें वी बिलीव के डॉलर इनफ्लो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाए। फॉर इंस्टेंस हम जो ये मांग रहे हैं कि जी रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल आसान करें ताकि पैसा अंदर आए और वही पैसा बाहर जाए। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के डॉलर लेके जाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि जी जो डॉलर हम कमाते हैं हमें वही इजाजत दी है कि हम वही बाहर लेके जा सके, आराम से लेके जा सके, क्योंकि हमारे वहाँ पे जब ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे खर्चे होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, तो वो हमारा एफिशिएंट है वही ट्रांजेक्शन जो आज भी। तो हम लोग एफिशिएंसी की ऊपर बात कर रहे हैं, हम ज्यादा कोई मजीद बहुत ज्यादा कोई मांग नहीं रहे जिससे गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू रेंट पड़े। ठीक, थैंक यू सो मच सजाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। एक ब्रेक बाद दीगर अहम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी चाराजोई करने वाले निज़ाम इंसाफ में स्टेक होल्डर्स हैं और इनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाहात से न सिर्फ केसेस के बैकलॉग को कम करना चाहिए बल्कि बरवक्त और मौसर इंसाफ को भी यकीनी बनाना चाहिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 57,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें से 2.4 मिलियन इजाफी केसेस मुल्क भर की दीगर अदालतों में हल के मुंतज़िर हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 28 अक्टूबर 2024 से 7 मार्च 2025 के दरमियान 27,312 केसेस तय किए गए और 12,109 केसेस को निपटा दिया गया, जबकि इसी अरसे में 7,370 नए केसेस शुरू हुए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने अदालती तरीक़ाकार की डिजिटलाइजेशन, शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। अब ये मामला कहाँ तक पहुँचे हैं,
इसी पर बात करते हैं। तो शाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है हमाद रोहेला साहब ने, लॉ एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच हमाद साहब। ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स की हम एक अरसे से बाज़गश्त हो रही थी, लेकिन उस पर कहाँ तक पेशरफ्त हुई है, क्योंकि अभी जो अदालती मामलात है वो भी हमारे सामने है, बैकलॉग भी है केसेस का, कई केसेस ऐसे हैं जो हल के मुंतज़र हैं। तो आपको इसमें क्या रुकावटें दिखाई दे रही हैं? जी, आपने बहुत अच्छा जुमला बोला कि हम बहुत अरसे से जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में बातें सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सुनते आए हैं इस मुल्क के बारे में कि ये नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। जैसे इसका नाजुक मोड़ खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा, वैसे हमें अपने इदारे में कोई जुडिशल रिफॉर्म्स होते भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। मैं अपनी राय देने से पहले अगर आपके सामने डेटा रख दूं तो 2018 का डेटा के मुताबिक जो पेंडिंग केसेस थे वो 18 लाख के करीब थे। 2023 में ये नंबर इंक्रीज कर गया था और 22 लाख के करीब चला गया था। इस वक्त गालिबन 24 से 25 लाख के करीब ये नंबर आ चुका है। तो इस पिछले 7 साल के अगर ट्रेंड को आप देखिए तो बेशक करंट चीफ जस्टिस साहब या जाने वाले चीफ जस्टिस साहिबान हमेशा इस बारे में बात करते रहे हैं और सच के दिल से ही शायद कोशिश करते रहे होंगे, लेकिन ये कहने पे हम मजबूर हैं कि हम इसका कोई हल नहीं निकाल पाए। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में 57,000 केसेस हैं जैसे आपने बताया है, और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में हालिया अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए थे इन्हीं केसेस की वजह से, इन्हीं पेंडेंसी की वजह से। इन केसेस के अलावा 57,000 केसेस के अलावा जो 2.4 मिलियन केसेस बाकी अदलिया में पेंडिंग है, उसके बारे में हमें अभी तक कोई खातिर का इकदाम नजर नहीं आ रहे। बहुत दूर जाने की तो जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से चंद किलोमीटर के फासले पे इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है। अगर उसका हाल मैं आपके सामने रखूं तो वहां पर देखने में मेरे जाती तजर्बे में और मुशाहिदे में ये आया है कि जो केसेस अपने तमाम मराहिल मुकम्मल कर चुके होते हैं, जिनमें आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके होते हैं जो केसेस अपने तमाम मराहिल हल कर चुके होते हैं, जिनमें आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके होते हैं, उसमें भी जज साहिबान कई माह तक फैसला महफूज किए रहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में लिटिगेंट फिर ये सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसके केस का फैसला नहीं सुनाया जा रहा, और उसके दिल में कई किस्म के वसवसे आते हैं। एक केस के दौरान कई दरखास्तें दोनों तरफ से दी जाती हैं। ऐसा भी होता है कि एक दरखास्त पे 2-2, 3-3 बार वकला को, साइलिन को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अदालत की मुआवनत की जाए, और फिर जब हम 3 बार मुआवनत कर चुके होते हैं तब पता चलता है कि वो जज साहब ट्रांसफर होकर किसी और कमरे में बैठ गए हैं इस्लामाबाद के ही, और अब नए जज साहब आ चुके हैं जिनके सामने दोबारा ये हमें दोहराना पड़ेगा। तो अगर हम दुनिया की तरफ देखें, अगर हम बाकी दुनिया की तरफ देखें, तो अगर हम यूके की मिसाल लें तो एक 7 साला मंसूबे पे वहां काम हो रहा है जहां पे डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जाएगा। हमें भी ऐसे किसी लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है। अगर हम ऐसा कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डे 0 पे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारी अदलिया का 20 से 30% वक्त बचाया जा सकता है। इस वक्त का जो बराह रास्त असर है वो साइलिन को उसका फायदा होगा। मलेशिया की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मलेशिया में भी हमारी तरह पेंडिंग केसेस का बहुत बड़ा इशू रहा था, और वहां पर भी ब्रिटिश राज रहा, उनके जाने के बाद उनका सिस्टम भी उन्हीं की तरीके से चलता रहा। उन्होंने इसको ऐसे हल किया कि उन्होंने स्पेशल ट्रैक्स बनाए, उन्होंने मुकदमे की नौयत को सामने रखते हुए, केस लाइफ साइकिल को सामने रखते हुए टाइम लाइन मुय्यन की, और उसका हल ये, उसका नतीजा ये निकला कि वहां की जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं वो 9 माह के कलील अरसे में केसेस का फैसला कर देती हैं। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है कि हमारे यहाँ ऐसे मुकदमात में सिर्फ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में साल लग जाता है, और साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है। मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूं कि आर्बिट्रेटर ऐसे है कि वो जज का तयन ही नहीं हो पाता कि किसके सामने अभी केस लगाना है, प्रोसीडिंग्स तो बाद में होती है। तो एहतशाम साहब, बेसिकली जुडिशरी में हम जुडिशल सिस्टम में एडवांसमेंट नागुज़ीर हो चुकी है, जैसे ये बात भी कर रहे हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस और जो मामला चल रहे हैं, और दुनिया के साथ भी हमने हम कदम होना है। तो जो हमारे जुडिशल सिस्टम पर जो कॉन्फिडेंस है, एक ये फैक्टर भी है, अवाम का जो कॉन्फिडेंस है उसको रीस्टोर करना कितना ज़रूरी हो चुका है। अब हमें वर्बल कमिटमेंट से आगे बढ़ना होगा। इस्लाहात की सिर्फ हम बात कर रहे हैं लेकिन इस्लाहात दिखाई कहीं नहीं दे रही। आपका कमेंट? आमना जी, जो आपने सवाल किया है, यही सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे जो लोगों का एतमाद उठ रहा है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। इसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। अभी देखिए, ओपनली चीफ जस्टिस साहब, बाकी लोग भी बातें करते हैं, जो मानते हैं इस बात को कि लॉ जुडिशरी में करप्शन है, और वो कहते हैं कोशिश कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं सख्त तंबीह की जाती है। यही वजह है कि आज भी लोग बार बार बात करते हैं कि 24वें नंबर में दुनिया में पाकिस्तान में आते हैं, और फिर ये है कि कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता। हम ना बड़े बड़े केसेस, अभी आप बात ही कर रही तो मुझे याद आया कि वो SM ज़फ़र मरहूम पाकिस्तान के बहुत बड़े अली ज़फ़र के वालिद साहब वकील थे, उनकी किताब है मेरे मशहूर मुकदमे। उसमें वो कहते हैं कि ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में एक बड़ा मशहूर केस था, मैं उसमें पेश हुआ,
वो इंडिविजुअल की कोई केस था, वो कह लेंगे मैं केस जीत गया। वो कहते हैं कुछ अर्से बाद वही केस मेरे पास आया और मैं दूसरी तरफ का वकील था, कहते हैं वो भी मैं केस जीत गया। तो सवाल तो यह है कि कोई प्रेसिडेंट तो बन जाए ना कि मुख्तलिफ औकात में जब आप बड़े बड़े केसेस का फैसला कर देते हैं तो उसके बाद फिर कोई दूसरा मुकदमा वो बंदा कोई लड़ने चले जाए तो उसमें तो फिर अदालत को इंटरवीन करना चाहिए कि जी इस पर तो फैसला कर चुके हैं, लिहाजा कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया। और सबसे बड़ी बात जो आज लोग बात कर रहे हैं ना, माद आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि अदालत में जो डिवीज़न है ना वो आज तक आप उसी की तरह जब से या अफरीदी साहब आए हैं, ये डिवीज़न जो है जिस तरह पब्लिक में है, बाकी इदारों में है, और जिस तरह आप देख रहे हैं कौम पोलिटिसाइज है, रेडिकलाइज है और पता नहीं क्या क्या है, इसी तरह अब ये सारा हम देख रहे हैं सुपीरियर जुडिशरी में भी नज़र आ रहा है। तो तवक्कुआत तो हमें या अफरीदी उनके साथियों से है, अगर रोज़ाना बैठ के वो डिफरेंट हवालों से वो बातें करेंगे और आप देख लें उनकी जो अदालत में बैठ के जो एक दूसरे के खिलाफ तनकीद आ रही होती है तो लोग कहते हैं ये अपने आप को ठीक नहीं कर सकते तो हमारे लिए क्या इंसाफ देंगे। तो जी हाँ, तो मेरा ख्याल है ज़रूरत इस बात की है कि इसको ठीक किया जाए। अभी लोग देखें ना, वो या अफरीदी को भी कहने वाले लोग कहते हैं कि जिस तरह उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अपने ब्रदर जजी की तरफ से वही नहीं मिल रही, तो वो अपनी बातें कैसे मनवा सकेंगे। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि पहले ये जो वहाँ पे जो इशू है ना, जो एतमाद की कमी है आपस में, उसको दूर किया जाए। मैसेज अब मनस जाए कि हमारे जितने भी अब जजेज़ हैं 23 हो गए या 30 हो गए हैं, अभी 32 करना है इनको, वो इकट्ठे बैठ के एक तरह सोचेंगे तो फिर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे हाई कोर्ट्स में और फिर अपनी क्या कहते हैं सिविल अदालतों में जाएगा। तो शायद आम आदमी जो परेशान है इस वक्त वो तो देखे ना, अब तो है कि उसको इंसाफ लेना तो छोड़ दें हम ना, नस्ल दर नस्ल जो ये आपके अपना सिविल केसेस हैं कि दादा फौत हो गए, फिर अब्बा जान केस भुगत रहे हैं, फिर उनका बेटा भुगत रहा है। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि 50-60 साल के बाद एक शख्स को इंसाफ मिला। तो मेरा ख्याल है उसको ठीक करने की जरूरत है। कितनी तेजी के साथ होगा ये एक सवालिया निशान है। चलें, दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी। हमाद रुहेला, इत्तेशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे इस हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इंटरनेशनल अरीना में क्या हो रहा है इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। पड़ोसी मुल्क भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर सुपर पावर अमेरिका के कमीशन ने पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी है। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करते हुए कहा कि ये एजेंसी मावराए अदालत कत्ल, टारगेट किलिंग और अक़लियतों पर मज़ालिम में मुलव्वस है। 25 मार्च 2025 को जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि रॉ मुनज़्ज़म तौर पर सिखों, मुसलमानों, दलितों और मसीहियों को निशाना बना रही है, जिससे आलमी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है। अमरीकी रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया कि रॉ ने हुकूमती इदारों के साथ मिलकर भारतीय मीडिया को कंट्रोल किया और दाखिली तनकीद को दबाने के लिए खुफिया निगरानी, झूठे मुकदमात और खौफ हरास की पॉलिसी अपनाई। भारत में अक़लियतों पर हमलों और नफरत अंगेज़ जराइम में 70% इजाफा हुआ है और 1200 से ज़ायद नफरत अंगेज़ वाक़यात सामने आए हैं, जिनमें बराह रास्त रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। अमरीकी कमीशन ने खबरदार किया है कि रॉ की सरगर्मियां न सिर्फ भारत बल्कि आलमी सतह पर भी इंसानी हुकूक और अमन के लिए खतरा बन चुकी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1100 से ज़ायद अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया और अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक डेटा में रद्दोबदल करके आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्या इस रिपोर्ट से आलमी सतह पर भारत पर सफारती दबाव बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि ये इंकशाफात भारतीय हुकूमत के अक़लियत दुश्मन एजेंडे को बेनकाब करते हैं। सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने इस रिपोर्ट पर अमली कदम उठाया तो इंतहा पसंद भारतीय खुफिया तंजीम रॉ पर आलमी सतह पर सख्त पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं। क्या ऐसे इम्कान पाए जा रहे हैं? इन सवालात के जवाब लेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपना तज्जिया पेश करेंगे इस हवाले से। ब्रिगेडियर साहब, कैसे देख रहे हैं ये एक चार्जशीट आ गई, अब तो हम देख रहे हैं अमरीकी कमीशन की जानिब से, अब आप किस तरह से देख रहे हैं आगे क्या सख्तियाँ होने वाली हैं भारत के लिए? मुश्किल हालात होंगे? जी हाँ, देखो मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और स्पेशली ये जो कमीशन है इट इज़ इम्पोर्टेंट कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये एडवाइस करता है यूएस गवर्नमेंट को और रिकमेंडेशन, पॉलिसी रिकमेंडेशन भी देता है, और जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जिस तरह इंडिया में वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात है, मुसलमानों की बात की, क्रिश्चियंस हैं, दलित्स हैं और उसके बाद सिखों की बात की है, और जिस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन है। और इसके बाद दो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन उन्होंने दी है कि एक तो उन्होंने कहा कि जी कि इंडिया को शामिल किया जाए एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के तौर पे इसको देखा जाए जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। सेकंड, सैंक्शंस की बात की है ऑन रॉ
क्योंकि रा के बारे में उन्होंने बताया ये एक्स्ट्रा जुडिशियल असैसिनेशन या ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, सिखों के असैसिनेशन में भी इन्वॉल्व है, ये प्रोपेगेंडा भी करते हैं, सर्वेलेंस भी करते हैं। सो वो इम्पोर्टेंट चीज़ की। और सेकेंडली उन्होंने विकास यादव की बात की है, जो रा का ऑपरेटर था, जिसने आगे हायर किया था निखिल गुप्ता को फॉर द असैसिनेशन, जो प्लॉट फाइल किया FBI ने जिसमें पन्नू का था। तो एक तो अगर हम देखें कि इंटरनेशनली इसको देखा सिंबॉलिक है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और इंडियन कंफर्म किया इंडियन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी इन्वॉल्व हैं, रिलीजियस फ्रीडम वहाँ पे नहीं है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जी मुसलमानों को वो कहते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, कभी उनको मॉस्किटोस कहते हैं, या फिर ये कहते हैं बहुत बच्चों वाले, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते रहे हैं। तो उन्होंने कहा हेटफुल है और वहाँ पे एक किस्म की डीपली वहाँ पे उन्होंने कहा इनबिल्ट हेट्रेड है फॉर दी माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो। तो एक वो फैक्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें एट टाइम्स इग्नोर इसलिए होंगी क्योंकि एशिया में जब हम बात करते हैं एल्सवेयर इंडिया चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है, तो मे भी कि हो सकता है ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता कोई इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। सर अब तो वैसे भी हम देखें चार्जशीट जो है वो बहुत दिन ब दिन लंबी होती चली जा रही है। अभी जो कैनेडियन जो हम इलेक्शंस हैं उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट वाला एक मामला भी चल रहा है, वो भी हमारे सामने है। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में यूरोपीय ममालिक और जो बिलखुसूस अमरीका है वो इस बारे में कोई एक्शन ले सकता है मुमकिन तौर पर, क्योंकि इंटरेस्ट सबके अपने अपने भी हैं? जी हाँ, जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, देखें कि अमेरिका और कनाडा के आपस में भी इख्तलाफात हैं, दे आर थोड़ा सा फार अपार्ट समझ लें कि कुछ उनमें इख्तलाफात हैं, तो वो फैक्टर है। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने यानी कि जो नए इख्तलाफात तो होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का अमेरिका भी शिकार रह चुका है भारत की जानिब से। जी हाँ, देखिए लास्ट टाइम भी जब ये हुआ था 5 आइज की रिपोर्ट आई थी, तो मुझे याद है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो उस वक्त थे, तो उन्होंने कहा था कि जी हम जो हैं कि वी विल डिफेंड आवर प्रिंसिपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, हम इस पे जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक वो फैक्टर है कि जिस वजह से जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंडाइटमेंट की केस वो लेके गए हैं, तो उसको परसू करेंगे, लेकिन कितने जोर के साथ करेंगे वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट है। लेकिन वी डोंट नो कि ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है किसी वक्त वो स्टेटमेंट भी दे दें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ओबामा ने कुछ अर्सा पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था क्रिस्टियन अमानपुर को CNN में, और उन्होंने उस पर लिखा था कि इंडिया में मुसलमानों के राइट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और सिमिलरली उन्होंने ये कहा था इफ एथनिक माइनॉरिटीज़ को इंडिया में अगर लुक आफ्टर नहीं किया गया तो कहता है देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम आएगा एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी इंडिया विल बी पुलिंग अपार्ट, कि इंडिया इस पे टूट सकता है। ये ओबामा की रिसेंट स्टेटमेंट है। सो मेरा ख्याल में दुनिया को रियलाइज वो कर रहे हैं कि जो इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ हो रहा है और रियल में हो रहा है और थ्रेट है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ अहम तजिया उन्होंने पेश किया इस मामले पर। आगे बढ़ते हैं और जाते जाते अपने नाजरीन को वो बात भी बताते चलें जिस मालूमात की ज़रूरत तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल करीम में होती है, और आखिर में ख़ास तौर पे ज़रूर इस बात की ज़रूरत पड़ती है। हम बात करें सदका फ़ितर अदा करना। हर मर्द और औरत मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे उन पर बाकायदा ज़कात अदा करना ज़रूरी हो या ना हो। अगर कोई शख्स ज़कात का ज़िम्मेदार है तो उसे फ़ितराना अदा करना होगा। रमज़ान के इख्तिताम पर मुसलमान सदका फ़ितर अदा करते हैं और हर साल की शरह के हिसाब से शरिया बोर्ड और उलमाए कराम इस रकम की मिकदार मुकर्रर करते हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने सदका फ़ितर व फ़िदिया सोम का निसाब जारी कर दिए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन ने बताया कि रवां साल सदका फ़ितर व फ़िदिया सोम कम अज़ कम 220 रुपये फ़ी कस अदा किया जाए। निसाब के तहत गंदम के हिसाब से 220 रुपये, जौ के हिसाब से 450 रुपये और खजूर के हिसाब से 1650 रुपये सदका फ़ितर व फ़िदिया सोम अदा किया जाए। जबकि किशमिश के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2500 रुपये, मुनका के हिसाब से 5000 रुपये सदका फ़ितर व सोम अदा करना होगा। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कहा कि मुखय्यर हजरात माली हैसियत के मुताबिक सदका फ़ितर और फ़िदिया सोम अदा करें। फ़ितराना ईद की सुबह ईद की नमाज से पहले अदा करना चाहिए। नमाज से पहले अदा करने से बड़ा सवाब मिलता है। अगर नमाज से पहले अदा ना किया जाए तो उसके बाद भी अदा किया जा सकता है, अलबत्ता सवाब कम हो जाएगा।
रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि ईद की सुबह से ज़्यादा अदायगी में ताख़ीर ना की जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।